नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारे देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात सतपुली की कर लेते हैं। आपको बता दें कि सतपुली में बिजली का बिल जमा ना होने के बाद अस्पताल की बिजली काट दी गई, जिसके बाद विधायक सतपाल के निर्देशों के बाद उन बिजली को वापस कर दिया गया। बता दें कि असल में बिजली का 8 महीने पहले से 1,19,000 का बिल जमा नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से अस्पताल की बिजली काट दी गई थी। बिजली बिल जमा ना होने के कारण कटा सतपुली अस्पताल का कनेक्शन चौबट्टा खाल विधायक और केंद्रीय मंत्री सतपाल महाराज के निर्देशों के बाद जोड़ दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले 8 महीने से 1,19,000 रुपये के बकाया का भुगतान ना होने के चलते यूपीसीएल ने कार्रवाई करते हुए 22 फरवरी को सतपुली अस्पताल का बिजली संयोजन काट दिया था। तो वहीं बिजली कनेक्शन काट जाने के बाद अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं भी पटरी पर उतर गई थी। अस्पताल में उपलब्ध पैथोलॉजी लैब, अल्ट्रासाउंड मशीन सभी शोपीस बनकर रह गईं, जिससे यहां आए मरीजों को बेरंग ही वापस लौटना पड़ रहा था, जिसके चलते चौबट्टा खाल विधायक और केंद्रीय मंत्री सतपाल महाराज के निर्देशों के बाद यूपीसीएल ने अस्पताल का कनेक्शन जोड़ दिया। इस दौरान यूपीसीएल के एसडीओ मुकेश कुमार का कहना है कि केंद्रीय मंत्री के निर्देश के बाद कनेक्शन को जोड़ दिया गया है। यहाँ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अश्विनी कुमार का कहना है कि 2 हफ्ते के भीतर अस्पताल के बिजली का बिल का भुगतान कर दिया जाएगा। इस वजह से अब ये निर्देशों के बाद अस्पताल में बिजली फिर से आ गई है। उनको हमने अवगत कराया था अपनी तरफ से कि सर बिल आ रखा था हमारे यहाँ पे 1,08,000 का। उसके उनके बाद भी हमारे यहाँ पे ग्लोबल बजट आता है, ग्लोबल बजट में डाला था बिल, लेकिन उससे अप्रूव नहीं हुआ था। तो हमने सीएमओ सर को भेजा था बिल। सीएमओ सर ने भी अपनी तरफ से लेटर बना के भेजा एसडीओ साहब को, तो उनकी लेटर के हिसाब से लाइट जोड़ दी गई है। तो कब तक के लिए जोड़ी गई, कुछ कितना टाइम मांगा गया? तो इस विषय में कुछ कह नहीं सकते कि कब तक के लिए जोड़ी गई है, लेकिन आज जोड़ दी गई है लाइट। आगे भी सीएमओ सर ने बोला है कि आगे महानिदेशालय को बोला है कि जो जितने भी पेंडिंग है वो जल्दी से जल्दी दे दी जाए। सतपुली का हमारा जो मेन हॉस्पिटल है सीएचसी सतपुली है, यहाँ पर 1,19,000 रुपये बकाया था और जून में पिछले 2021 में इन्होंने बिल जमा किया था। लगभग 8 महीने का बिल हमारा जो है इन्होंने जमा नहीं किया था। अभी सीएमओ साहब से बात हुई है, उन्होंने ये कहा कि 1 महीने में बिल जमा करा देंगे, इसलिए उनका कनेक्शन जोड़ दिया। और माननीय मंत्री जी का भी इसमें रहा है कि भाई कनेक्शन जोड़ दीजिए, जनहित का मामला है, क्षेत्रीय जनता परेशान हो रही है, और जो है वो सीएमओ साहब उसको तत्काल ही मतलब 1 महीने में बिल जमा करा देंगे। बुलेटिन में बात अब हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां नए डीएफओ का नियुक्ति हो गई है। आपको बता दें कि दीपक कुमार ने नए डीएफओ के बतौर अपना कार्यभार संभाला, जिसके बाद उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को मीडिया को बारे में बताया। आपको बता दें कि वन विभाग के नए डीएफओ दीपक कुमार ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। बता दें कि कार्यभार संभालने के बाद दीपक कुमार ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए हरिद्वार में अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बताया। उन्होंने अपनी सबसे पहली प्राथमिकता और चुनौती वन को अग्नि से बचाना बताया। उन्होंने कहा कि इसके लिए रेंजर की टीम तैयार कर ली गई है। उन्होंने आगे कहा कि वन को अग्नि से बचाने के लिए लगातार वनों की सफाई और टीम की ट्रेनिंग की जा रही है। डीएफओ दीपक कुमार ने कहा कि हरिद्वार में मानव वन जीव संघर्ष को रोकने के लिए सबसे बड़ी चुनौती सामने आई है। आए दिन हाथी और गुलदार जैसे खतरनाक जानवर आबादी क्षेत्रों में घुस आते हैं। इन जानवरों को रोकने के लिए हरिद्वार में विलेज प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया जाएगा। इस फोर्स में उन्हीं लोगों को शामिल किया जाएगा जो जंगल और वन जीव के बारे में जानकारी रखते हैं। डिग्रेडेशन हो रहा है, इस डिग्रेडेशन को रोकने के लिए प्रयास किया जा रहा है। हम नमामि गंगे के अंदर प्लांटेशन भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ तमाम तरीके का प्लांटेशन, चाहे वो कैंपा में हो, बहुउद्देशीय हो, करते रहते हैं। लेकिन प्लांटेशन तभी सक्सेस होगा जब हम उसको बायोटिक जो कंपोनेंट है उसको कंट्रोल कर सकें। तो उसके लिए क्या किया जा रहा है कि जहाँ तक जो नए हमारे प्लांटेशन हैं उसके लिए हमारे प्लांटेशन वॉचर होते हैं, उसको बैरिकेड करते हैं, बंद करके रखते हैं। लेकिन जो मैं अभी कहना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी चैलेंज है जिसको शॉर्ट टर्म में उसका कोई समाधान नहीं है।
इसके लिए स्टेट लेवल पे कोई पॉलिसी बनना चाहिए कि जो हमारे वन डिग्रेड हो रहे हैं उसको क्या किया जा सकता है। बुलेटिन में बात अब श्रीनगर की कर लेते हैं, जहां एचएनबी केंद्रीय विश्वविद्यालय में नियुक्ति के लिए 7 अप्रैल से इंटरव्यू किए जाएंगे। आपको बता दें कि एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भौतिक और फिजिक्स अप्लाइड साइंस विषय की फैकल्टी सदस्यों के पद पर नियुक्ति के लिए 7 अप्रैल से इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू होगी। इंटरव्यू 13 अप्रैल तक चलेंगे। दरअसल कुल 7 पदों के लिए 211 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर भेजे गए हैं। इसके अलावा एक वरिष्ठ प्रोफेसर की नियुक्ति कोरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत होनी है। गढ़वाल यूनिवर्सिटी में 11 फैकल्टी में से 45 के ऊपर विभाग है। इनमें से भारी संख्या में फैकल्टी सदस्यों के पद खाली चल रहे हैं। यूनिवर्सिटी के चारों परिसरों में 478 फैकल्टी सदस्यों के स्वीकृति है। इसमें से 43 प्रोफेसर, 88 एसोसिएट प्रोफेसर और 347 सहायक प्रोफेसर के पद शामिल हैं। वर्तमान में यहाँ 229 पद खाली चल रहे हैं। शिक्षकों की कमी से यूनिवर्सिटी में पाठन की प्रभावित हो रहे हैं, तो वहीं छात्र सिलेबस ना पूरा होने की शिकायत कर रहे हैं। शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए इस साल यूनिवर्सिटी में लगभग 10 विभागों में फैकल्टी सदस्यों के 226 पदों के लिए आवेदन मांगे थे, जिस पर यूनिवर्सिटी को लगभग 7,805 आवेदन मिले। यूनिवर्सिटी के उप कुल सचिव डॉक्टर संजय ध्यानी ने बताया कि फैकल्टी अनुसार आवेदन पत्रों की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। विज्ञान फैकल्टी के भौतिक विभाग में इन्वेस्टिगेशन निपटाने के बाद इंटरव्यू की तारीख घोषित की जाएगी। इंटरव्यू 7 अप्रैल से 13 अप्रैल तक चलेंगे। संबंधित अभ्यर्थियों को कॉल लेटर भेजने के साथ ही इंटरव्यू की तारीख यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी गई है। 7 से 13 अप्रैल 2022 को फिजिक्स और फिजिक्स अप्लाइड साइंसेस के लिए हम इंटरव्यूज़ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर्स की 4 पोजीशंस हैं, जो कि एक अनरिजर्व कैटेगरी में, एक एससी कैटेगरी में, एक एसटी और एक ओबीसी कैटेगरी में है। टोटल इसमें जो एप्लीकेशंस हमें रिसीव्ड हुई थी वो 426 थी। इसके अलावा फिजिक्स में ही एसोसिएट प्रोफेसर की एक वैकेंट पोजीशन है, जिसमें हमें 49 एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं। इसके अलावा फिजिक्स में ही एक प्रोफेसर का पद है, इसके अगेंस्ट भी हमें 22 एप्लीकेशंस रिसीव हुई थी। और अप्लाइड साइंसेज में हमें फिजिक्स में 11 एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं। बुलेटिन में बात अब नरेंद्र नगर की कर लेते हैं। यहाँ पर सामुदायिक विकास परिखंड की योजना की बैठक ली गई है, तो वहीं एडवाइजरी कमेटी की बैठक की गई। आपको बता दें कि नरेंद्र नगर स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक में सामुदायिक विकास योजना की एडवाइजरी कमेटी की बैठक की गई है। इस बैठक में संस्थान की तरफ से ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं को प्रशिक्षण और स्वरोजगार पर खास चर्चा की गई। तो वहीं वित्तीय वर्ष 2022 से 2023 में सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत टिहरी जिले के विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी पाठ्यक्रमों, प्रशिक्षणों केंद्रों को खोले जाने पर भी चर्चा की गई है। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए नगर पालिका मुनकीरेती डलवाला के अध्यक्ष रोशन रतूड़ी ने बेरोजगार युवाओं और महिलाओं के स्वरोजगार के लिए अनेक प्रस्ताव रखते हुए कहा कि सरकारी जन कल्याण योजनाओं में क्षेत्र और देश के विकास से जुड़ी होती हैं, लिहाजा सरकारी योजनाओं में लीपापोती ना करके अपना कार्य मानते हुए संपादित किया जाए। उन्होंने कहा कि आखिर ऐसा क्या बात है कि एक ही समय में बना अपना घर, अपना भवन 70 से 80 सालों से अधिक तक खड़ा रहता है, तो वहीं सरकारी विद्यालय 8 से 10 साल के भीतर ही खंडर बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी काम को भी अपना काम मानकर किया जाए। इस दौरान अध्यक्ष रतूड़ी ने कहा कि सरकारी तौर पर ट्रेनर को बहुत कम धनराशि दी जाती है। उन्होंने अपनी तरफ से हर महीने पर शिक्षकों के लिए 12,000 रुपये देने की घोषणा की। तो वहीं कॉलेज के प्रधानाचार्य आलोक मिश्रा ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए बैठक की कार्रवाई के बारे में सबको अवगत कराया। तो वहीं सभी के सामने प्रस्तावित एजेंडा भी रखा। संस्था परिषद नरेंद्र नगर राजकीय पॉलिटेक्निक में कम्युनिटी डेवलपमेंट थ्रू पॉलिटेक्निक्स पे एडवाइजरी मीटिंग रखी गई थी। इसका बेसिक उद्देश्य था कि हमने क्या किया है पूर्व में और क्या हमें करना चाहिए। कुछ हमें इनपुट्स चाहिए होंगे,
कहाँ हम लोग लैग कर रहे हैं, कहाँ पे हम कौन से एरियाज़ को और थ्रस्ट एरिया बना सकते हैं। जो हमारा पढ़ा लिखा है बच्चा या महिलाएं हैं, उनको किस तरह से टेक्निकल रूप से मजबूत करें जिससे वो स्वरोजगार की ओर, अपने रोजगार की ओर अपने को जनरेट कर सकें और अपनी जो है जीवन शैली को बदल सकें। उसको लेकर एक बैठक थी और बैठक बहुत अच्छी रही है। सबके बहुत अच्छे अच्छे सुझाव इसमें आए हैं, चाहे रोजगार को लेकर हो चाहे स्वरोजगार को लेकर हो। ब्रिटेन में बात अब उत्तरकाशी की कर लेते हैं। आपको बता दें कि जोशियाड़ा के और मुख्य जोशियाड़ा शहर को कनेक्ट करने वाले पुल पर डंपिंग की जा रही है, जिसको लेकर पुल पर खतरा पैदा हो गया है। दरअसल 2013 की बाढ़ के बाद बने इस पुल के दोनों तरफ लोग मकानों का मलबा डाल रहे हैं, जिससे इसकी सपोर्टिंग वायर गलने के कगार पर आ गई है, जिसके कारण यहाँ के स्थानीय निवासी काफ़ी नाराज़ हैं और संबंधित विभाग के खिलाफ आंदोलन के मूड में हैं। वहीं विभागीय अधिकारी अन्य विभागों को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आपको बता दें कि अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग का कहना है कि इसके लिए नगर पालिका और एनजीटी जिम्मेदार है, तो वहीं नगर पालिका का कहना है कि पुल लोक निर्माण विभाग का है और उसके रख रखाव की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि लोग कैसे यहाँ मलबा डाल रहे हैं और कल के दिन कोई दुर्घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, यह अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि एक विभाग दूसरे विभाग पर इसका जिम्मा डाल रहा है, जबकि दूसरा विभाग इस मामले में अपना पल्ला झाड़ता नजर आ रहा है। पूर्व में भी संज्ञान में आया था कि कुछ लोग जो है अपने घरों का मलबा पुल के साइड में डालते हैं, तो इस पे भी कार्रवाई पूर्व में की गई थी और वहां पर जो भी मलबा वलबा पड़ा होता है उसका एकत्रित करके अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ इसमें कार्रवाई हेतु प्रशासन को भी लिखा गया था और पुनः आपके द्वारा ये चीज़ संज्ञान में लाई गई है, क्योंकि इस पुल को बने हुए लगभग 6 से 7 साल हो चुके हैं और वहाँ पर नगर पालिका क्षेत्र और भी एनजीटी और जो भी बहुत सारे डायरेक्शन इश्यूज हैं, तो प्रशासन और नगर पालिका क्षेत्र में होने के लिए उनको भी इसके संबंध में अभी अवगत करा दिया जाएगा और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की तो उसमें सिफारिश की जाएगी। बुलेटिन में बात अब रुड़की की कर लेते हैं। यहाँ भारतीय किसान यूनियन की तरफ से बैठक आयोजित पदाधिकारियों को निष्कासित किया गया है। आपको बता दें कि रुड़की में भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के प्रदेश कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष चौधरी सुभाष नंबरदार की तरफ से पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष चौधरी सुभाष नंबरदार ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी त्रिपाल अम्बावता के आदेश अनुसार प्रदेश के कुछ पदाधिकारियों को संगठन विरोधी गतिविधियों के चलते संगठन से निष्कासित किया जा रहा है, जिसमें महासचिव नितिन चौधरी, युवा प्रदेश अध्यक्ष परविंदर चौधरी और जिला अध्यक्ष मोहम्मद इखलाक मौजूद हैं। इन सभी का आज के बाद भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के से कोई भी संबंध नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी तरफ से संगठन का विस्तार करते हुए क्षेत्र के नए किसानों को भारतीय किसान यूनियन में अहम जिम्मेदारी दी जा रही है, जिसमें कुलदीप चौधरी को प्रदेश प्रवक्ता, योगेश चौधरी को प्रदेश महासचिव और जोगविंदर चौधरी को प्रदेश उपाध्यक्ष, तो वहीं चौधरी सागर सिंह को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने बताया कि सभी नवनियुक्ति पदाधिकारियों से आशा की जाती है कि यह सभी अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से वहन करेंगे और किसानों के हितों के लिए खड़े रहेंगे। साथ ही साथ प्रदेश में संगठन को मजबूत करने का काम भी करेंगे। वहीं सभी नवनियुक्ति पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने जो भी जिम्मेदारियां दी गई हैं वह अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से वहन करेंगे और भारतीय किसान यूनियन अम्बावता को मजबूत कर किसानों के हितों की लड़ाई लड़ेंगे। इन्होंने क्या नाम है सुभाष नंबरदार जी ने मेरे को दिए हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया मैं यहाँ का। मैं अम्बावता जी की यहाँ से यूनियन को पूरे जोरों शोरों से पूरा सिस्टम से लाने की तैयार करेंगे। 4 आज जो कार्यकर्ता से वे निकाल दिए हैं और उनके बाद 4 आ रहे, 10 आने लग रहे और 20 के फ़ोन आ रही है। अभी हम कार्यकारिणी मीटिंग में गए थे वहाँ से दिल्ली में अपने अध्यक्ष जी के यहाँ, कम से कम वहाँ 1000 आदमी 27 प्रदेशों में हमारे अम्बावता जी का मतलब अपनी कार्यकारिणी का गठन हुआ था, वहाँ से लगे हुए हैं सब लोग और हम जो हमें जिम्मेदारी मिली उसके लिए हम पूरे तत्पर रहेंगे। बुलेटिन में
में बात अब अल्मोड़ा की कर लेते हैं। आपको बता दें कि अल्मोड़ा में एनएसएस की बैठक का आयोजन किया गया, तो वहीं इस बैठक में करियर काउंसलिंग को लेकर छात्रों को जागरूक किया गया। आपको बता दें कि अल्मोड़ा के जिले राजकीय महाविद्यालय बतरूज खान में एनएसएस कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान एसओ बतरूज खान अनीस अहमद के नेतृत्व में एसआई हेमा कर्की ने महाविद्यालय बतरूज खान में पढ़ रहे छात्रों को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कैरियर काउंसलिंग के बारे में जागरूक किया। एसआई हेमा की तरफ से कैंप में छात्राओं को कठिन परिश्रम करने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान छात्राओं को वर्तमान में हो रहे साइबर फ्रॉड, फर्जी वीडियो कॉलिंग, महिला संबंधित अपराधों के बारे में भी जागरूक किया गया और महिला हेल्पलाइन 1090 गौरा शक्ति ऐप के बारे में भी अवगत कराते हुए जागरूकता पैम्पलेट बांटे गए। बुलेटिन के आखिर में बात हरिद्वार की कर लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ एक युवक के साथ केवाईसी अपडेट कराने के मामले को लेकर 3,24,000 उनके बैंक से चोरी कर लिए गए। आपको बता दें कि हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में एक व्यक्ति को अपना केवाईसी अपडेट कराना महंगा पड़ गया। दरअसल ठगों ने उनके खाते से 3,24,000 रुपये साफ कर दिए। तो वहीं पीड़िता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए साइबर सेल ने 2 लाख रुपए की वापसी युवक को करा दी गई है। आपको बता दें कि जहां पीड़िता ने पुलिस को धन्यवाद दिया है। पुलिस के मुताबिक रामेश्वर यादव सिडकुल ने अपनी बहन की शादी के लिए बैंक खाते में नकदी जमा की थी। रामेश्वर के मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आई थी। बात करने वाले ने खुद को बैंक कर्मी बताते हुए केवाईसी के नाम पर खाते से जुड़ी जानकारी ले ली। इसके बाद खाते से 3,24,000 रुपये गायब हो गए। ठगी की जानकारी मिलने पर साइबर सेल के प्रभारी निरीक्षक चंद्रकार नेथानी के नेतृत्व में पुलिस टीम की छानबीन में जुट गई। तो वहीं शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए साइबर सेल ने 2 लाख रुपए वापस दिला दिए, जिसके बाद पीड़िता ने अपने साथ हुई ठगी के बाद लोगों को सतर्क रहने की अपील करते हुए पुलिस को धन्यवाद दिया। हमारे साथ ऑनलाइन उन्होंने कहा था कि आप केवाईसी करवाइए और उसमें पैन कार्ड नंबर वगैरह डालने के लिए। तो जैसे हमने केवाईसी करने के लिए पैन कार्ड नंबर डाला तो उस पर OTP का मैसेज आया। मैसेज जैसे आया वैसे मैंने जैसे उसको OTP डाला तो पैसे 3 बार डाला, तीनों बार कट गए और कटने का इकट्ठे बाद में मैसेज आया। जैसे आया फिर मैंने फ़ोन काट दिया और मैं तुरंत ऑनलाइन संपर्क किया और कस्टमर केयर में फ़ोन किया।
उन्होंने फिर मेरा अकाउंट ब्लॉक किया और फिर मैं उसी के तहत जो भी मतलब कार्रवाई करनी थी वो मैंने की। ऐसे लगभग 3,25,000 रुपये इनके खाते से डिफ्रॉड किया गया। तो उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए साइबर सेल ने जो हमारी प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को फॉलो करके उसमें से 2 लाख रुपए जो है इन्हें वापस दिलवाए। और इसके साथ हम बाकी लोगों से भी अपील करना चाहते हैं कि बार बार रिक्वेस्ट और बार बार प्रचार करने के बावजूद भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं तो अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन किसी से भी शेयर मत कीजिए और किसी भी प्रकार का साइबर फ्रॉड होने पर तुरंत 1930 नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, इस पर आप 1930 नंबर पर तुरंत इस पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।